डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ व्यवस्थापिका या विधायिका के कार्य। यह व्यवस्थापिका या विधायिका के कार्य। तो व्यवस्थापिका या विधायिका क्या होता है बच्चे? वह व्यवस्था माने वे लोग जहाँ नियम और कानून जो बनाता है देश के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं या व्यवस्थापिका बोलते हैं। जैसे एमपी हो गया, एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग। और मैंने बताया कि भारत में दो प्रकार की व्यवस्थापिका कार्य करती है। एक कार्य करती है केंद्र में और दूसरा कार्य करती है राज्य में। जैसे मान लो एक हमारा ये भारत हो गया बच्चे, तो इस भारत की बात करेंगे हम लोग। तो ये दिल्ली को हम क्या बोलते हैं? बोलो, केंद्र। हाँ, दिल्ली में केंद्र होता है बच्चे, और प्रत्येक स्टेट की राजधानी में माने राज्य की हेडक्वार्टर होता है, ठीक है ना? केंद्र में एमपी होते हैं और राज्य में एमएलए होते हैं और एमएलसी होते हैं। ये भूलोगे नहीं? तो इस तरीके से हम सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्र में। तो केंद्र में किस तरीके से हम व्यवस्था रखे हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों? यस सर। तो चलो हम लोग केंद्र सरकार को पहले पढ़ने जा रहे हैं। याद रखना केंद्र में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। ये कहता है कि केंद्र में जो व्यवस्थापिका होती है, माने केंद्र में जो विधायिका होती है, जो विधान बनाते हैं, या केंद्र में जो विधायिका होती है, वह देश के लिए नियम और कानून बनाता है, उसे ही केंद्र सरकार कहते हैं। माने केंद्र में जो सरकार होता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार जो नियम बनाती है सिर्फ राज्य के लिए बनाती है कि पूरे देश के लिए? पूरे देश के लिए नियम और कानून बनाते हैं बच्चे। जैसे एमपी क्या होता है जी? एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या इसे ही कहते हैं लोकसभा सदस्य, या इसे ही कहते हैं सांसद। क्या बोलेंगे बच्चे? संसद नहीं कहेंगे, संसद के 3 अंग हो जाते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन हम इसको सांसद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांसद। अब इसमें थोड़ा सा समझेंगे हम, यह नियम बनाने के लिए केंद्र में अर्थात दिल्ली में जितने भी सांसद होते हैं देश के, वे नियम कहाँ बनाते हैं बच्चे? केंद्र में बनाते हैं या दिल्ली में बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब कहता है कि ये सदन क्या है, ध्यान से समझो। जैसे हमने बोला कि केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। वास्तव में सबसे पहले हम जानेंगे कि सदन किसे कहते हैं। सदन के बारे में मैं बता दूं बच्चों कि एमपी या एमएलए जिस स्थान पर नियम या कानून बैठकर बनाते हैं उसे हम सदन कहते हैं। और आसान तरीके से समझो कि वह स्थान जहां देश का कानून बनता है और कानून बनाने के लिए जो एमपी एमएलए जिस जगह पर बैठते हैं उसे हम सदन कहते हैं। इसे इजी भाषा में समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जैसे क्लास में सभी बच्चे बैठकर जहां अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? क्लासरूम कहेंगे। इसको हम सदन नहीं लिखेंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्ति बैठता है, तो क्लास में हम बैठते हैं तो इसे हम क्लासरूम कहते हैं। उसी प्रकार अगर ऑफिस में अगर लोग बैठकर मीटिंग करते हैं तो उसे मीटिंग हॉल कहते हैं। क्या बोलेंगे? मीटिंग हॉल। ठीक इसी तरीके से अगर केंद्र में या राज्य में, मुख्य तौर पर हम केंद्र की बात करते हैं बच्चे, देश का कानून बनाने के लिए, इसे ठीक से समझो कि देश का कानून बनाने के लिए सभी एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर जहां बैठते हैं और वहां कानून का निर्माण करते हैं, तो उस बैठने वाले जगह को हम क्या कहते हैं? सदन के नाम से जानते हैं। केंद्र में 2 सदन होते हैं जहां नियम और कानून बनता है। पहला सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। क्या क्या होते हैं बच्चे समझते चलो। पहले को हम क्या कहते हैं? लोकसभा या निम्न सदन। दूसरे को कहते हैं राज्यसभा या उच्च सदन या उच्च सभा सदन।
नाम अगर अलग अलग रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना तुम लोग को। अब बच्चे थोड़ा सा हम जानेंगे कि हम लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहते हैं, ठीक है? ध्यान से समझो। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से हम जानते हैं। तो भारत की जितने जिले हैं करीब करीब सभी जिलों से एक एक सांसद चुनकर जाते हैं। अगर बड़ा जिला है तो उसमें दो दो सांसद हो जाते हैं। कुल मिलाकर 543 सांसद जो होते हैं लोकसभा के सदस्य यह चुन कर केंद्र में जाते हैं। और उसी में राज्यसभा में करीब 243, ये 250 के आसपास आते हैं बच्चे, ठीक है ना? 252 मैक्सिमम हो सकते हैं। इसमें आगे सब मैं पढ़ाने जा रहा हूं तुम्हें। इसमें कहता है कि लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं, इसे ठीक से समझो। लोकसभा अर्थात एमपी का जब चुनाव होता है बच्चे, तो पूरे देश में जहां जहां से एमपी चुने जाते हैं उनको वोट देने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे निम्न स्तर के भी होते हैं। अर्थात कोई पढ़ा लिखा होगा तब, अनपढ़ होगा तब, शराबी होगा तब, कबाबी होगा तब, माने सिर्फ अगर वो पागल नहीं हो और जिसकी भी उम्र 18 साल की हो जाए, भले उसको देश के बारे में जानकारी हो या ना हो, फिर भी वो वोट देकर लोकसभा के सदस्य को चुन देता है। इसीलिए इसको कहते हैं निम्न सदन। समझ में आ रहा है बच्चा? yes, लेकिन उच्च सदन, राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए इसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं। जो एमपी होते हैं वो इसको वोट देते हैं, जो एमएलए होते हैं वो वोट देते हैं। देश के जो भी संपन्न व्यक्ति होता है, ग्रेजुएट लेवल के व्यक्ति होता है, वे सब मिलकर इसके वोटिंग में योगदान अपना देते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है उच्च सदन। समझ में आ रहा है बच्चा? जहाँ निम्न तबके के लोग, बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी, अनपढ़, जाहिल, चौपट, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भी जो वोट दे देता है एमपी को, और एमपी जिस सभा में बैठता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? निम्न सदन। समझ रहे हो सर? उच्च क्वालिटी के लोग जब वोट देकर, जब एमपी वोट दे देते हैं, एमएलए वोट दे देते हैं, देश के पढ़े लिखे लोग वोट देते हैं, और संपन्न व्यक्ति जो देश में कहीं न कहीं अपना स्थान रखता है, वैसे लोग जिस सदन में जाते हैं उस सदन को हम कहते हैं उच्च सदन। समझ में आ गया बच्चा? अब कहते हैं कि भारत के सभी सांसद या एमपी राष्ट्रपति भवन में स्थापित सदन में बैठते हैं। जितने देश से एमपी चुन कर जाते हैं कहाँ बैठते हैं जी? राष्ट्रपति भवन में। पता है बच्चों, राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला अंग्रेज कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था जी? लॉर्ड इरविन, जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी से आंदोलन समाप्त करने के लिए वार्ता किया था। इसे और बेहतर तरीके से समझो बच्चे। कब वार्ता किया था? 1930 में। कौन सा आंदोलन समाप्त करने के लिए? तो ये कहानी उस समय की है बच्चे, जब हमारे देश में 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी दूसरी बार अखिल भारतीय स्तर पर एक आंदोलन किए थे। पहला उनके आंदोलन का नाम था महत्वपूर्ण आंदोलन। ऐसे आंदोलन की शुरुआत गांधी जी किए थे चंपारण आंदोलन से। कौन सा आंदोलन जी? हमारे बिहार के चंपारण आंदोलन से। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, जो अखिल भारतीय स्तर पे जो आंदोलन किए, वह था असहयोग आंदोलन। कौन सा? हालांकि इसके बीच में खेड़ा आंदोलन भी करेंगे वो, ठीक है ना जी, लेकिन महत्वपूर्ण पूरा भारतीय स्तर पे होगा कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब करेंगे? 1920 में। चंपारण आंदोलन कब किए थे? 1917 में। और फिर तीसरी दफा अखिल भारतीय स्तर पे वो जो आंदोलन किए हैं उसको कहते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रकोप इतना ज्यादा था बच्चे कि गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा पैदल तय करके, और उन्होंने अंग्रेजों के उस कानून को तोड़ा जिस पर अंग्रेज सबसे ज्यादा शक्ति लगा रखे थे। अंग्रेज सोच रखे थे कि पूरे भारत में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में नमक के बगैर काम न चले, इसलिए वो मना कर रखे थे कि भारत का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बना ले लेकिन नमक नहीं बना सकता है।
1930 ईस्वी में गांधी जी दांडी की दूरी तय करके और वहां जाकर समझ लो कि नमक बनाया और नमक बनाकर बोला कि मैं तुम्हारे नमक कानून को तोड़ना हूं और मैं इस देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करता हूं। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आ मुझे गिरफ्तार कर। लेकिन अंग्रेजों के अंदर वो ताकत नहीं थी बच्चे की गांधी को गिरफ्तार से कर सके, क्योंकि अगर गांधी को गिरफ्तार कर लेते तो देश के लाखों लोग अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। अंग्रेजों की जेल की बाउंड्रियां छोटी पड़ जाती बच्चे, आ रहा समझ में ना। इससे डर कर उस समय राष्ट्रपति भवन का नया नया निर्माण हुआ था बच्चे, और उस राष्ट्रपति भवन में रहने वाला व्यक्ति कौन था बोलो? लॉर्ड इरविन। पहली बार वही इसमें था बच्चे। उसने कहा कि गांधी जी आइए आंदोलन को समाप्त कर लीजिए। गांधी जी बोले कि तुम्हारे कहने से मैं आंदोलन समाप्त करने वाला नहीं हूं। फिर अब समझो कि इसके लिए गोलमेज सम्मेलन किया गया लंदन में, और तब गांधी जी दूसरे सम्मेलन में जाते हैं। फिलहाल ये हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। तो इस तरीके से अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ लोकसभा। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे? याद रखो कि हमने बताया था कि केंद्र में दो सभा होती है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं हम अभी लोकसभा और राज्यसभा तक इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जानो कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? सामान्य तौर पे भारत में जितने जनप्रतिनिधि होते हैं उन सब के कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं सामान्यतः, सबका नहीं होता। जैसे राज्यसभा आ जाएंगे तो वहां 6 वर्ष हो जाएगा, लेकिन बाकी मैक्सिमम जगह पे कितना साल? 5 वर्ष का होता है। मुखिया कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? मुख्यमंत्री, सरपंच, बीडीसी, राष्ट्रपति, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं एमपी, एमएलए, समझ रहे बच्चे? तो ये सब तो लोकसभा में कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों को सांसद या एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। भूलोगे नहीं ना बच्चा? एमपी का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हें पता है बच्चों। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष की अवस्था होगी? 25 वर्ष। कितने वर्ष का उम्र होगा तो तुम वोट दे सकते हो? 18 वर्ष। 18 वर्ष। 18 वर्ष में व्यक्ति को भारत में वयस्क माना जाता है। वयस्क का मतलब होता है वह व्यक्ति जो सोचने समझने की शक्ति जिसके अंदर आ जाए, प्रौढ़ हो जाए, उसे हम वयस्क कहते हैं। और वह उम्र निर्धारित किया गया है भारत में कितना वर्ष? 18 वर्ष। अर्थात भारत का कोई भी स्त्री और पुरुष 18 वर्ष की अवस्था में वोट दे सकता है। लेकिन अगर उसे एमपी बनना है, अगर उसे केंद्र सरकार का मंत्री बनना है, अगर उसे प्रधानमंत्री भी बनना है, तो कम से कम उसकी उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अब कहता है कि राष्ट्रपति 2 लोकसभा सदस्य के लिए आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है। अब इसे समझो बच्चे, हमने तुम्हें बताया कि पूरे भारत से 543 सदस्य चुन कराते हैं, और राष्ट्रपति क्या करता है कि 543 में 2 और सदस्यों को अपने मन से बिना चुनाव उनको लड़े हुए जो आंग्ल भारतीय होते हैं उन्हें मनोनीत कर देता है कि आप भी इसके लोकसभा के मेंबर रहेंगे। अब एक प्रश्न आता है कि आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं? वैसा कोई भी व्यक्ति जो आंग्ल माने अंग्रेजी भी जानता हो, अंग्रेजों से संपर्क रखता हो, इंग्लैंड से जिसका संबंध हो, आ रहा समझ में ना जी, और भारत से भी संबंधित हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? आंग्ल भारतीय। तो ऐसे कितने मेंबर होते हैं बच्चे? 2 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत कर देता है। उसका चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति कह देगा कि चलो इस व्यक्ति को हम यहाँ का एमपी मनोनीत करते हैं। ऐसे कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? 2। आखिर उन्हें मनोनीत करने से क्या फायदा है बच्चे?
ये सोचने की जरूरत है। तो दो आंग्ल भारतीय जो मनोनीत होते हैं बच्चे, यह इंग्लैंड से भी संपर्क रखते हैं और हमारे हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 ईस्वी को अंग्रेजों से आजाद हुआ। आ रहा समझ में? इस कहानी को ठीक से समझोगे बच्चे। अंग्रेजों से जब हम आजाद हो गए बच्चे, तो अंग्रेज हमारे देश को छोड़ कर गए तो एक नियम बना दिया कि हमारे एक दो मेंबर्स ऐसे हैं जो आपके देश में रहेंगे, जो यहाँ की स्थिति हमको बताएंगे। तो जब वे आंग्ल भारतीय सदस्य इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड की महारानी को बताते हैं कि भारत जो हम लोगों का गुलाम हुआ करता था उसकी स्थिति ऐसी है। तो जब वो बताएगा कि भारत में अभी भी लोग भूखे मर रहे हैं, अभी भी कई सारे गांव के बच्चों को भोजन ठीक से नहीं मिलता है, वहाँ के लोगों को हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, तो वो महारानी क्या करती है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग होती है बच्चे पूरे विश्व के लोगों का, तो उसमें वो भारत का समर्थन करती है। वो जाती है तो भारत से कह कर जाती है कि भारत तुम अपनी आवाज़ उठाना कि हमारे यहाँ बच्चों को भोजन पानी ठीक से नहीं मिल पाता है, कुछ व्यवस्था किया जाए, तो हम तुम्हारे लिए स्वीकृति देंगे, हम तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे, तो तुम्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से मदद मिल जाएगा बच्चे। आ रहे समझ में ना? इसलिए हम कहते हैं माने इंग्लैंड जिन देशों को कभी अपना गुलाम बना रखा था, इसे खूब बढ़िया समझो, जिन देशों को अपना गुलाम बना रखा था, गुलामी के बाद उसको आजाद कर दिया, उन सभी देशों को कहा जाता है राष्ट्रमंडल देश। क्या बोलते हैं बच्चे? राष्ट्रमंडल देश। तो राष्ट्रमंडल देश में वे देश आते हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम थे। तो देख लो बच्चे, जैसे गांव में यदि तुम किसी के यहाँ काम करते हो तो मालिक अपने काम करने वालों का ध्यान रखता है कि नहीं जी? उसी प्रकार अंग्रेज भी जब हमें छोड़कर चले गए तो राष्ट्रमंडल देश का हमें सदस्य बना दिए, और वे ख्याल रखते हैं कि उनके जो भी गुलाम देश जो थे वो दुख के साये में न जिए। इस राष्ट्रमंडल देशों को इंग्लैंड हर प्रकार का मदद देना चाहता है। समझ गए बच्चे? यही वजह है कि हमारे देश में जब भुखमरी रहती है बच्चे, बच्चों को भोजन पानी नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज उठाकर हमारे देश के लिए मिड डे मील की योजना चालू करवा दिया गया। मिड डे मील सुनते हैं बच्चे? अरे मध्याह्न भोजन, स्कूल में जब जाते हो तो दोपहर में भोजन मिलता है ना, तो वो भारत सरकार नहीं देती है, वो कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूनिसेफ के द्वारा यहाँ उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है बच्चे? जब तुम्हें दुख बीमारी हो जाता है, हॉस्पिटल में चले जाते हो, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री में मिलती है, तो भारत सरकार सिर्फ नहीं देती, उसके लिए क्या करता है बच्चे? संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है वह वहां से यहाँ प्रोवाइड कराता है। ठीक है बच्चे? तो चलो अब हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में फिर से, कि बता सकते हो भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार। तो मीरा कुमारी को मीरा कुमार कहेंगे हम लोग, वास्तव में उनका नाम मीरा कुमार है, यहाँ कुमारी लिखा गया। ठीक है बच्चे? अच्छा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। जब भी लोकसभा के माने अध्यक्ष का मतलब होता है बच्चे, जितने भी 543 जो भी सदस्य चुन कर जाते हैं तो वहाँ मीटिंग की जाती है, तो एक आदमी को पहले अध्यक्ष बनाया जाता है, हेड बना दिया जाता है। आ रहा समझ में ना? तो भारत के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में इस समय 2019 से लेकर 2024 तक, आ रहा समझ में ना? 5 साल तक करेंगे तो 2019 से कितना होगा? 2024। तो इसमें 17वीं लोकसभा, अभी कौन सी लोकसभा चल रहा है बच्चे? 17वीं। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। भूलोगे नहीं ना बच्चे? और अभी 2-3 महीने में चुनाव हो जाएगा। चुनाव हो जाएगा तो अगली लोकसभा कौन सा होगा? 18वीं। अगली लोकसभा कौन सा बच्चे? 18वीं लोकसभा फिर होगा बच्चे चुनाव 2024 में। ये 2024 से लेकर 2029 तक चलना चाहिए इसको। ठीक है बच्चे? अगर बहुमत मिल जाता है तो क्या लोकसभा के बारे में मैं पूछूं तो यहाँ तक बता सकते हो बच्चे? अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे हम लोग राज्यसभा। ओके?